टू माय चैनल। स्वागत है आपके इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। बात कर रहे थे हम आनुवांशिकता के नियमों की, और पहला नियम हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, प्रभाविता के नियम को। हम दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं जो कि मेंडल के द्वारा ही दिया गया था। बेसिकली मेंडल के द्वारा 3 नियम दिए गए थे: प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम और पृथक्करण का नियम। पहला नियम हमने काफ़ी अच्छे तरह से समझा था। दूसरा नियम की बात करते हैं हम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इस नियम की बात करें तो ये नियम मेंडल के द्वारा दिया गया है। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित किया गया नियम है। द्विसंकर संकरण प्रयोग, यानी इसमें पौधों के 2 लक्षणों को निर्धारित किया गया है। इस नियम में 2 लक्षणों को निर्धारित करके ये नियम बनाया गया है। आप इस नियम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप नए हो हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम पूरा कोर्स कक्षा 10वीं का और 9th का कवर करने वाले हैं। इसका रिवीजन हम बिल्कुल फ्री यूट्यूब के माध्यम से देने वाले हैं। हम इस तैयारी को बिल्कुल आसान करने के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज लाए हैं, जिसको SL सीरीज भी कहते हैं। इस सीरीज में आपको पूरा कोर्स निःशुल्क प्राप्त होगा। बात करते हैं इस नियम की, तो 2 लक्षणों की वंशागति इस नियम में की जाती है। अब वो 2 लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो मेंडल ने 2 लक्षणों को, पहला लक्षण बीज का रंग और दूसरा लक्षण बीज की आकृति से है। मेंडल ने इस प्रयोग में या इस नियम में 2 लक्षणों को लिया, इसलिए इसको द्विसंकर संकरण प्रयोग भी कहते हैं। पहला बीज का रंग और बीज की आकृति। बीज का रंग इसने कैपिटल R से दर्शाया और बीज की आकृति को स्मॉल r से दर्शाया। अब हम सभी जानते हैं कि मेंडल ने जो 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे उसमें 7 लक्षणों को दिया था। उनमें से ये 2 लक्षण जिनके प्रभावी और अप्रभावी गुण को भी इन्होंने दर्शाया। यदि हम बीज के प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की बात करें तो बीज का रंग बेसिकली यदि प्रभावी होगा तो वह हरा होगा, और यदि वो प्रभावी होगा तो वो पीला होगा, और यदि अप्रभावी होगा तो वो हरा होगा। यानी हरा रंग अप्रभावी को दर्शाता है और प्रभावी पीले रंग को दर्शाता है। वहीं हम बात करें बीज की आकृति, तो बीज की आकृति यदि गोल है तो वो इसका प्रभावी लक्षण होगा, और यदि बीज झुर्रीदार है तो वो लक्षण इसका अप्रभावी लक्षण होगा। अब इन लक्षणों को आधारित मानकर मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यय का नियम दिया है, यानी प्रत्येक लक्षण अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव दर्शाता है। इस कारण इसको स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने दोनों लक्षणों के अप्रभावी और प्रभावी लक्षणों को लिया। यदि हम बात करें पहले बीज की आकृति की, तो उन्होंने बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, यानी गोल प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी लिया। वही बात करें बीज का रंग, तो बीज का रंग पीला और हरा ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। गोल बीज की जो आकृति है उसको कैपिटल R से, और पीला जो कि बीज का रंग है उसको कैपिटल Y से लिया, जबकि झुर्रीदार को स्मॉल r से
और हरे को स्मॉल y से लिया। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया यानी संकरण करवाया है तो F1 पीढ़ी में मेंडल को जो लक्षण प्राप्त हुए वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। जैसे हम बात करते हैं कि गोल का झुर्रीदार के साथ और पीले का हरे के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में उसको R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y ये लक्षण प्राप्त हुए। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि R जो कैपिटल है वो गोल के प्रभावी लक्षण को दर्शाएगा और कैपिटल Y बीज के रंग को प्रभावी ढंग से दर्शाएगा। अब इन लक्षणों को उन्होंने युग्मों में डिवाइड किया है। इनसे 4 युग्म इन्होंने प्राप्त किए हैं। वो 4 युग्म कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। 4 युग्मों की बात करें तो उन्होंने एक युग्म R कैपिटल Y लिया, एक बार R स्मॉल y लिया। तीसरा जो युग्म बनाया है स्मॉल r और कैपिटल Y। चौथा लक्षण स्मॉल r और स्मॉल y को लिया। अब F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इन्होंने इनके बीच में स्वपरागण करवाया, यानी चेकर बोर्ड के माध्यम से अब हम समझेंगे कि इस प्रयोग की वास्तविकता क्या है, क्या इस नियम में उनको अनुपात प्राप्त हुआ और किस प्रकार कौन कौन से लक्षण इनको मिले। चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र अपयोन के नियम की। जैसा कि हमने बोला है कि चेकर बोर्ड की सहायता से इस नियम को प्रदर्शित किया जाता है। तो चेकर बोर्ड हम बनाएंगे जैसे कि हमने प्रभाविता के नियम में बनाया था। हमें जो लक्षण प्राप्त हुए वो R कैपिटल Y, R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y ये 4 लक्षण हमें प्राप्त हुए और इन्हीं लक्षणों को जब क्रॉस करवाया गया F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए तो इनके बीच में स्वपरागण की क्रिया करवाई गई। यानी इन्हीं 4 लक्षणों को एक तरफ इधर लिया और एक तरफ इधर लिया। चेकर बोर्ड में हमेशा ऊपर और दाहिने साइड में ऐसे क्रॉस करवाया जाता है, यानी जो लक्षण ऊपर हैं वही लक्षण नीचे लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चेकर बोर्ड बन जाता है। जब हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे प्रत्येक लक्षण के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो आइए चलते हैं चेकर बोर्ड के माध्यम से इस नियम को समझते हैं। पहले लक्षण से क्रॉस करवाते हैं तो R कैपिटल R और कैपिटल Y हमें प्राप्त होता है, यानी R को R के साथ और Y को Y के साथ लिखना है। दूसरे लक्षण में जब क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y के बाद में हमेशा स्मॉल वाला शब्द ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में जब तीसरे लक्षण की पुनरावृत्ति को पहले लक्षण से हम करवाते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r और दोनों ही कैपिटल Y। चौथे लक्षण की बात करें तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो इस तरह से हम इनका क्रॉस करवाएंगे प्रत्येक लक्षण का इन चारों से और प्रत्येक लक्षण का इन चारों से हम क्रॉस करवाएंगे। तो चलिए हम क्रॉस कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये चेकर बोर्ड कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना, प्रत्येक लक्षण को इन ऊपर वाले लक्षणों से क्रॉस करवाना है। R को R के साथ लिखना है और Y को Y के साथ। अब इनके अनुपात की हम बात करें तो जो अनुपात हमें निकालना है, जैसे गोल और पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा, इनका अनुपात हम इस
बनाई हुई सारणी में से निकालेंगे। यदि हमें गोल और पीला, गोल का मतलब है R और पीला का मतलब है कैपिटल Y, गोल यानी कैपिटल R और हरा का मतलब है स्मॉल y, जोड़ीदार का मतलब है स्मॉल r और पीले का मतलब है कैपिटल Y। जोड़ीदार स्मॉल r और हरा स्मॉल y। अब इनको हम ढूंढेंगे कि ये लक्षण इस सारणी में कितनी बार आए हैं। यदि हम पहले की बात करें गोल और हरा की, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। देखो कैपिटल R और कैपिटल Y, यानी ये गोल और पीला है। दूसरे में बात करें कैपिटल R और कैपिटल Y, यानी पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए तो वो प्रभावी बन जाएगा। ये देखो ये दूसरा लक्षण, यहाँ पर भी कैपिटल R और कैपिटल Y है। ये तीसरा लक्षण कैपिटल R और कैपिटल Y, ये चौथा लक्षण हो गया। कैपिटल R और कैपिटल Y, ये पांचवा हो गया। यहाँ पर देखो कैपिटल R लेकिन यहाँ पर कैपिटल ना होके स्मॉल y है, तो स्मॉल y हम हरे के लिए प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा लक्षण नहीं होगा। यहाँ पर बात करें कैपिटल R और कैपिटल Y, तो एक ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर स्मॉल y आ गया। इस लक्षण में बात करें कैपिटल R और कैपिटल Y, तो एक लक्षण ये हो जाएगा। उसके बाद में कैपिटल R और कैपिटल Y, एक लक्षण ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्मॉल r आ गया और स्मॉल r हम जोड़ीदार को लेते हैं। इसके बाद में लास्ट लक्षण हमारा यहाँ पर मिलेगा कैपिटल R और कैपिटल Y। तो इस तरह से हमें इस पूरी सारणी में देखने को मिलता है कि गोल और पीले का अनुपात कितना निकल के आता है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से हमें 9 ये गोल और पीले का अनुपात प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 9 अनुपात। और अब हम देखेंगे गोल और हरा, यानी गोल के लिए कैपिटल R और हरे के लिए स्मॉल y का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक लक्षण तो ये, एक लक्षण ये और एक लक्षण ये, यानी 3 अनुपात किसका है, गोल और हरे का। तीसरे लक्षण की बात करें झुर्रीदार और पीला, तो स्मॉल y और कैपिटल Y, एक लक्षण ये, एक लक्षण ये और एक लक्षण ये, यानी ये भी कितने हैं, 3 है। जोड़ीदार और हरा मात्र एक लक्षण बचता है हमारे पास, जो कि स्मॉल r और स्मॉल y को दर्शाता है, स्मॉल r और स्मॉल y, यानी एक अनुपात किसका है, हमारा जोड़ीदार और हरे का। यदि इस प्रयोग में हम बात करें तो जो हमारा अनुपात निकल के आता है वो आता है 9 अनुपात 3 अनुपात 1 में, यानी 9 3 3 1। ये अनुपात हमारे स्वतंत्र अपयन के नियम में आता है। इस नियम का उद्देश्य अलग अलग स्वतंत्र लक्षणों को प्रदर्शित करना है। इसके कारण इस नियम को हम स्वतंत्र अपयन का नियम भी कहते हैं। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि इसमें 2 लक्षणों को लिया हमने, दोनों लक्षणों को अलग अलग लेके उनको स्वतंत्र रूप से जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें अनुपात 9 3 3 1 का प्राप्त हुआ। ये मेंडल का दूसरा नियम था। तीसरा नियम हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये नियम काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा सपोर्ट करके अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर करना। धन्यवाद आपका।